कहानी शुरू होती है एक नकाबपोश आदमी से जो एक महल की छत पर छुपा हुआ है और सभी रोशनियां बैन होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो अंदर जाके अपने टारगेट को मार सके। लेकिन कूदने से पहले उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक काले बालों वाला नौजवान लड़का एक मीनार के ऊपर खड़ा दूर से यूज जो रहा है। नकाबपोश आदमी के हृदय की हड्डी में एकदम थन दौड़ जाती है और वो सोचता है कि ये लड़का भी उसकी तरह एक किराया के कत्ल एक हिटमैन हाई होगा। लेकिन ज्यादा धुआं के देखने पर वो पहचान लेता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वो मशहूर खामोश कातिल है जो अपनी बेहद तकलीफदेही शक्तियों के लिए जाना जाता है। नकाबपोश आदमी को समझ आ जाता है कि भगने की कोई उम्मीद नहीं है और उसे लड़ते ह्यू हाई आगे बढ़ना होगा। इसलिए वो तुरंत एक बेहतर जगह ढूंढने के लिए दौड़ा जाता है और खामोश कातिल की तरफ कुछ नुकीले धातु के कांटे फेंक देता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि वो कातिल बहुत तेज है और इन हमलों को आसानी से बचते हुए सीधा नकाबपोश आदमी की तरफ दौड़ा आता है। नकाबपोश आदमी अपना खंजर निकालते हैं और एक ही वार में ये खेल खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन काले बालों वाला लड़का एक पाल में ही अपने खंजर से उस हमले को रोक लेता है और सीधा कर देता है। वो दोनों छत पर आगे पीछे लड़ते रहते हैं जब तक कि वो लड़का अपने दुश्मन को बेहतरीन तरीके से निशास्त्रकरण नहीं कर देता। नकाबपोश हिटमैन इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था क्योंकि वो फिर से कुछ कांटे फेंक देता है जिसे कातिल भाग जाता है। लेकिन इसे नकाबपोश आदमी को वार करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया क्योंकि काले बालों वाला लड़का पहले से ही ये सोच चुका था और हमले से भागकर पीछे आ जाता है। नकाबपोश हिटमैन बेकरार होने लगता है जब यूं एहसास होता है कि दोनों के बीच ताकत का फर्क बहुत बड़ा है और वो अपना सब कुछ छोटे कातिल पर फेंक देता है। लेकिन वो लड़का शांत रहता है, हर एक वार और हमले को रोकता और डिफ्लेक्ट करता है जो नकाबपोश आदमी ने उसकी तरफ किया, यहाँ तक कि उसके जूते में छुपे ह्यू ब्लेड को भी। इसके बाद नकाबपोश हिटमैन के पास कोई भी चाल बाकी नहीं रह जाती। कातिल सीधा उसकी बाह में घोंसा मार देता है और फिर उसकी टांगें तोड़ देता है और उसे जमीन पर छोड़ देता है। नकाबपोश आदमी यकीन नहीं कर पाता कि वो लड़के ने उसे कितनी आसानी से संभाल लिया, लेकिन वो अपनी हार मान लेता है जब आसमां से एक तलवार गिरकर उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अपने मुकाबले से रास्ते में आई मनाफी हटाकर कातिल अपने टारगेट के कमरे में दाखिल हो जाता है, जो बिना किसी खातर के अंदाजे के अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। वो एक बार और अपना इरादा मजबूत करता है और अपना खंजर ऊपर उठता है। थोड़ी देर पहले ये खतरनाक कातिल अकीरा नाम का एक आम अकेला टीनेजर था जापान से, जो हाई स्कूल जाता था और अपना वक्त अकेले बिठा के अपने फोन पर मंगा पढ़ते हुए बिताना पसंद करता था। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स ने कभी उसकी परवाह नहीं की, लेकिन एक दिन रोज उनकी दुनिया में अचानक एक दराज आ जाता है और वो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक दरबार के बीच में पहुंच जाते हैं। सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सपना है या कोई मजाक, जब एक बुद्धा जादूगर एक दरवाजे से आकर कहता है कि शाही हजरत उनसे बात करना चाहते हैं। उन्हें में से कोई भी समझ नहीं पता कि क्या हो रहा है। कुछ सोचते हैं कि ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी है, लेकिन जल्दी ही राजा अपनी राजकुमारी के साथ कमरे में आता है और उन्हें इस नई दुनिया में खुश आमदीद कहता है जहां उन्हें एक खास जादू के रिश्ते के जरिए बुलाया गया है। राजा सीधा काम की बात करता है, कहता है कि वो सबसे बड़े इंसानी रियासत का हाकिम है जो अभी शैतान की तरफ से हमले की धमकी में है। वो कहता है कि सिर्फ किसी और दुनिया का हीरो हायान शैतानों को हमेशा के लिए हरा सकता है, वरना सबको तबाही और मौत का सामना करना पड़ेगा। जादूगर आगे आकर कहता है कि उन्हें पहले ये पता करना होगा कि हीरो कौन है और सबको एक एक करके आगे आने और जादू के क्रिस्टल पर हाथ रखने का हुक्म देता है। एक उत्साहित लड़का सबसे पहले आगे आकर क्रिस्टल पर हाथ रखता है और उसकी स्टेटस रिवाल होती है जो कुछ नहीं बल्कि एक एनिमल ट्रेनर निकलता है। वो निराश लगता है, लेकिन जादूगर उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि उसकी स्टैट्स फिर भी किसी भी आम इंसान की पहुंच से कहीं ज्यादा है। एक एक करके बच्चे अपनी स्टेटस जानते हैं, कुछ मेज बनते हैं, कुछ नाइट्स और कुछ हीलर्स। लेकिन अकीरा कुछ अजीब बात नोटिस करता है क्योंकि सबकी स्टार्टिंग स्टैट्स 180 है, जबकि उसकी स्टैट्स एक असैसिन की है जो 10 गुना ज्यादा यानी 1800 है। आखिरकार सोर्टो नाम का अगला लड़का क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ता है और उनमें से हीरो साबित होता है जिसके स्टार्टिंग स्टैट्स 1000 है। बुद्धा जादूगर उसे मुबारकबाद देता है, कहता है कि हर इंसान की स्टार्टिंग स्टैट्स ज्यादा से ज्यादा 500 पर सील होती है, लेकिन क्योंकि वो हीरो है उसकी स्टैट्स से डबल है। ये साबित करता है कि अकीरा की स्टैट्स में कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसकी स्टैट्स हीरो की स्टैट्स से भी काफी ज्यादा है। सब सोर्टो के लिए चीयर्स करते हैं क्योंकि वो क्लास में सबसे पॉपुलर लड़का है, जबकि अकीरा के एक क्लासमेट ने उसे भी अपनी स्टैट्स सबके सामने ज़ाहिर करने पर धक्का देता है। अकीरा उस हालात के बारे में सोचता है जिसमें वो है और ये देखते हुए कि उन्हें इस दुनिया के बारे में या यहाँ कैसे काम होता है इसका कोई इल्म नहीं है, उसे लगता है कि ऐसी अनोखी तर्दाद ज़ाहिर करना बेवकूफ़ी होगी और पहले ज्यादा मालूमात करना बेहतर होगा। सबकी स्टैट्स सॉर्ट होने के बाद और हीरो के सामने आने के बाद बुद्धा जादूगर कहता है कि उन्हें उनकी क्लास के मुताबिक हथियार और दूसरा सामान दिया जाएगा और रात के लिए उन्हें उनके कमरों में भेज देता है। वापस कमरों की तरफ जाते वक्त वो एक छुपा हुआ कैमरा भी नोटिस करता है। इसका मतलब ये लोग उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो वो अपनी छुपा हुआ उपस्थिति की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धोखा दे देता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो ठीक से कपड़े पहनता है और बालकनी पा जाता है, ये सच जज्बात से महसूस करता हुआ कि वो सच में एक अलग दुनिया में है। इसके बाद वो फैसला करता है कि उसे जल्द ही ज्यादा मालूमात हासिल करनी चाहिए। वो अपनी ही बेहद शक्तियों को देखकर हैरान होता है। अचानक उसे एक खुला हुआ खिड़की नजर आती है और वो चुपके से राजा के अपने काम के कमरे में घुस जाता है, जहां राजा राजकुमारी से पूछ रहा होता है कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। राजकुमारी जवाब देती है कि दूसरी दुनिया के बच्चे ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है और उनमें से किसी के पास भी कोई ज्यादा जादू की ताकत नहीं है जो किसी मुश्किल का सबब बने। राजा उसे उन पर नजर रखने को कहता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। अपनी छुपा हुआ उपस्थिति की स्किल की वजह से अकीरा प्रैक्टिकली अनदेखा है जब वो राजा के पास खड़ा होता है और सोचता है कि वो इस आदमी को अभी कितनी आसानी से मार सकता था, लेकिन वो ये करने से रोक लेता है खुद को।
अगली सुबह अकीरा अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ नाश्ते की मेज पर बैठता है, जो बिल्कुल भी फिक्र में नहीं लगते। जबकि सोर्टो, वो पॉपुलर अच्छा लड़का, खड़ा होकर एक बोरिंग सी बात करता है कि वो सब अपनी दुनिया में जो थे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो उन्हें अपनी एबिलिटी से इस दुनिया के लोगों की मदद करने और राजा के कहने के मुताबिक शैतान के खिलाफ लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। क्लास में बाकी सब एक बेकार प्लान से इत्तेफाक रखते हैं, जबकि अकीरा सोचता रहता है कि क्या उसे वो बात बतानी चाहिए जो उसने जानी है, क्योंकि ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि राजा और राजकुमारी उनके दोस्त है। नाश्ते के बाद सारे बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, जहां रॉयल आर्मी के लॉर्ड कमांडर सारिन अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि ये सब नए हैं, वो उन्हें ट्रेन करने में मदद करेंगे ताकि 1 महीने बाद वो एक डंजन में जा सके और अपनी एबिलिटीज असलान में आजमा सके। सोर्टो फौरन सबको एक करता है, कहता है कि वो सब अपना पूरा जोर लगाएंगे, जबकि अकीरा अभी भी खुद को छुपाए हुए है और दूर से खामोशी से तमाशा देख रहा है। वो खुद अकेले कुछ ज्यादा मालूमात हासिल करने जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं जब सारिन न्यूज फॉलो करता है, अपनी क्लास को अपने लेफ्टिनेंट गिल के हवाले कर देता है। अकीरा सोचता है कि क्या उसकी कंसील प्रेजेंस एबिलिटी खत्म हो गई या इसके काम करने की ज्यादा से ज्यादा कोई समय सीमा है, लेकिन सारिन सिर्फ मुस्कुराता है, कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसकी एबिलिटीज ठीक से काम कर रही है। वो बताता है कि वो खुद एक मिस्टिकल आईसाइट की गिफ्ट से नुमाया है, जो उसे टेम्परेचर में फर्क देखने देती है। मतलब वो बेसिकली एक चलता फिरता थर्मल कैमरा है। अकीरा सतर्क हो जाता है और अपने ब्लेड पर हाथ रखता है, पूछता है कि क्या उन्हें कोई तकरार होगी, लेकिन सारिन यूज शांत करता है, कहता है कि उसकी कोई नियत नहीं है उसे राजा या राजकुमारी को बताने की। अकीरा अभी भी शक में है और पूछता है कि वो असलान में किसके तरफ है, लेकिन सारिन जवाब देता है कि ये काफी पेचीदा है और इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता। ये जानकर कि वो झूठ नहीं बोल रहा, अकीरा थोड़ा अपना गार्ड नीचे कर लेता है और जिक्र करता है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सके। जब सारिन पूछता है कि उसकी कंसीलेबिलिटी का लेवल क्या है, अकीरा बताता है कि वो ऑलरेडी मैक्स्ड आउट है, जो काफी हैरा कर दीन वाली बात है, लेकिन उसकी बाकी एबिलिटी सिर्फ लेवल 1 पर है और उसे नहीं पता कि इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। सारिन मुस्कुराता है, कहता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है क्योंकि यूज लाइब्रेरी से वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। अकीरा सोचता है कि उसे उसकी कितनी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं झूठला सकता कि ताकतवर होने का ख्याल कितना दिलचस्प है। वो अपनी जज्बात पर काबू रखता है और सारिन से पूछता है कि आखिर वो वापस घर कैसे जाएगा, लेकिन सारिन जवाब देता है कि उसे भी इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो जानता है कि अकीरा को जितना हो सके उतना ताकतवर होना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ तभी घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकता है जब वो जिंदा रहे। अकीरा कहता है कि उसे बिना कुछ दिए किसी की मदद पसंद नहीं, तो सारिन जवाब देता है कि इसके बदले में अकीरा उसे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा बता सकता है। ये बात काम कर जाती है और अकीरा सारिन से हाथ मिलाता है। ये इस दुनिया में पहला इंसान जिस पर वो भरोसा करने का फैसला करता है। जल्दी ही वो इस दुनिया की दूसरी नस्लों के बारे में सीखना शुरू करता है, जैसे बीस्ट पीपल और एल्व्स, जिनके अपने अलग अलग महाद्वीप है। वो अपनी जिस्मानी और जहनी एबिलिटीज को ट्रेन करना भी जारी रखता है, कहता है कि ट्रेनिंग हाँ एक मात्रा रास्ता है अपनी स्किल्स को लेवल अप करने और बेहतर होने का, जबकि उसकी क्लास अलग से गिल की निगरानी में ट्रेन करती है। एक शाम वो सारिन से मिलने जाता है जब यूज एक किताब मिलती है जिसके बारे में वो पूरा यकीन रखता है कि वो लॉर्ड कमांडर ने लिखी है। सारिन किताब पकड़ता है और मुस्कुराता है, कहता है कि ये वाकई उसका प्लान है राजा का तख्ता पलटने का, जो एक रेसिपी बुक की तरह छुपा के लिखा गया है। सारिन बताता है कि राजा एक टूटा हुआ इंसान है जो अब नहीं सुधार सकता और वो कुछ बहुत पागलपन भरा करने वाला है ताकि दुनिया कैसे चलती है उसे बादल सके, और सारिन ये होने नहीं दे सकता। साथ ही वो रॉयल नाइट्स का कमांडर है जिनकी एक पाक फर्ज है राजा की हिफाजत करना। अकीरा उसकी मुश्किल समझता है और बताता है कि जिस रात उन्हें यहाँ लाया गया था उसी रात उसे राजा को मारने का मौका मिला था, लेकिन वो अपना खंजर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सारिन वार्मली जवाब देता है कि उसने सही फैसला किया क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो एक असैसिन है, जरूरी नहीं कि उसे कत्ल करने हो। आखिरकार 1 महीना गुजर जाता है और सारे हीरोज डंजन में जाने के लिए तैयार है और शहर के तकरीबन तमाम लोगों का उन्हें स्वागत होता है जो उनके लिए तालियां बजाते हैं और चीयर्स करते हैं। दूर से अकीरा एक नाकाबपोश लड़की को उन्हें डोअते हुए नोटिस करता है, तो वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है, उसे हैरांगी में डाल देता है। वो पूछता है कि वो उन्हें इतने गुस्से से क्यों देख रही है, और नीले बालों वाली लड़की जवाब देती है कि शहर में हर कोई उन्हें और उसके साथियों को हीरोज की तरह मना रहा है, लेकिन वो जानती है कि उन्हें यहाँ बुलाने के लिए क्या कुर्बानी दी गई है। अकीरा मानता है कि उसे किसी भी कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक एनपीसी की तरह वो उसे खुद पता लगाने को कहती है और चली जाती है। जल्दी ही वो डंजन में दाखिल होते हैं जहां हर कोने से मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं और हर पत्थर एक ट्रैप डोर लगता है जिसमें से और भी मॉन्स्टर्स निकलता है। सारे बच्चे थके हुए और कमजोर लगते हैं, जबकि अकीरा जितने हो सके उतने हमलावरों को दूर रखता है और फिर सारिन से पूछता है कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए। सारिन जवाब देता है कि उन्होंने आज के लिए काफी अच्छा किया है और अपनी डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनके आगे का रास्ता साफ करता है। गिल उन्हें सबको एग्जिट की तरफ भागने का हुक्म देता है, लेकिन वो सब फिर भी जमीन के नीचे ही अटके हुए पाते हैं और मॉन्स्टर्स के झुंड ने रास्ता रोक रखा है। अचानक क्रिंज लॉर्ड सोर्टो को वो स्मोक बॉम्ब याद आता है जो राजकुमारी ने दिया था, कहता है कि ये मॉन्स्टर्स को दूर भागा देगा, तो वो बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उसकी हैरानी और दार का ठिकाना नहीं जब धुएं से कुछ निकल आता है। गिल उस जगह पहुंचता है, एक मिनटोर को ऊपर की मंजिल पर देखकर हैरानी में रह जाता है क्योंकि उन्हें काफी गहराई में डंजन्स में होना चाहिए था। अकीरा फौरन काम पर लग जाता है, वार को बचता है और मिनटोर के ऊपर चढ़ जाता है, उसके सर में खंजर घुसता है।
लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं जब उसका खंजर टूट के बिखर जाता है और उसे पीछे हाथना पड़ता है। सोर्टो तो जमीन पर रहता है, अपनी तलवार उठाने के लिए बहुत कमजोर, लेकिन अकीरा उसे पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो हीरो है जिसे शैतान के सरदार को हराना है। कमांडर सारिन मैदान पर पहुंचता है, हकीकत में समझ लेता है कि ये हालात कितने बुरे हैं जब अकीरा सुझाव देता है कि वो अपनी खास एबिलिटी इस्तेमाल करे और बाकी उसे छोड़ दे। सारिन उसे कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अकीरा की आंखों में इरादा देखने के बाद वो आगे जाने का फैसला करता है और स्पेल कास्ट करता है। फौरन एक बड़ी सी बिजली का कड़का मिनटोर को झंझोड़ देता है, जबकि अकीरा खुद को मॉन्स्टर के पीछे पोजीशन करता है, वार करने के लिए तैयार। अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और शुद्ध अंधेरों के नुकीले कांटे मिनटोर की तरफ भेजता है, जो अभी सारिन की बिजली से जूझ रहा होता है। लेकिन मिनटोर जल्दी ही उससे आजाद हो जाता है और अकीरा को निशाना बनाता है, ये ना जानते हुए कि वो अपना स्पेल पहले से कास्ट कर चुका है। जब मिनटोर अपनी भारी कुल्हाड़ी अकीरा की तरफ घुमाता है, उसका हाथ अंधेरों के कांटों से छेड़ जाता है। अकीरा उसके जिस्म में और भी कांटे घोंसता है, और जब वो पूरा यकीन हो जाता है कि वो इनसे आसानी से नहीं छूट सकता, वो उसे अपने पैरों टेल के अंधेरों के खाई में खींचना शुरू कर देता है। मिनटोर अंधेरों में निगल जाता है और जाने से पहले कांटे उसका सर उखाड़ देते हैं। सब ये देख के हैरान रह जाते हैं कि अकीरा ने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को हराया, लेकिन अचानक उसकी ताकतें काबू से बाहर हो जाती है। सब घबरा जाते हैं जब वो शैडो कांटों को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मत से सारिन आगे आकर यू शांत होने में मदद करता है। उसकी मदद से अकीरा अपनी शैडो मैजिक बैन करके अपनी ताकत पर दोबारा काबू पा लेता है। यूज खुशी है जब वो डंजन से वापस आते हैं। सारिन सबकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो नहीं मानता कि वो अकेला क्रेडिट का हकदार है। वो कहता है कि सारिन के बिना जो उसने सपोर्ट किया, वो मिनटोर को नहीं हार सकता था, खासकर इसलिए कि वो ट्रेनिंग में शैडो मैजिक सही से कास्ट नहीं कर पाया था। सारिन रिमार्क करता है कि ये पहली बार है जब उसने शैडो मैजिक नाम की एक एक्स्ट्रा स्किल के बारे में सुना है, और वो मानता है कि अकीरा अभी ये स्पेल सही से काबू नहीं कर सकता। वो यूजली बार इस स्किल का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहने की चेतावनी देता है, और फिर उसे वो सैमुराई तलवार डीन का फैसला करता है जो पहले हीरो ने खुद बेनी थी। अकीरा तलवार लेता है और सारिन से पूछता है कि वो ये तलवार उसके बजाय मौजूदा हीरो को क्यों नहीं दे देता, और कमांडर जवाब देता है कि सोर्टो के पास पहले से पाक तलवार है। लेकिन इसका बड़ा सबब यह है कि सारिन ने ये तलवार शाही खजाने से चुराई है और आईसी बेवकूफ हीरो को देना उसे फौरन गिरफ्तार करवा देगा। अकीरा खुशी से तलवार कबूल करता है और फिर पाता है कि हिल्ट के पास कुछ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है या तो नो कमी, और अगले इंस्क्रिप्शन में पहले हीरो ने कामना की है कि उसकी तलवार मुसीबत के वक्त उसके वारिस की रहनुमाई करे। अकीरा कहता है कि वो पहले हीरो से मिलना चाहता था। हीरो की बात करते हुए अकीरा उसे याद आता है जो लनत सोर्टो पर डाली गई थी और कैसे वो कितनी बार भी कोशिश करने पर नहीं टूटी। यूज कुछ गड़बड़ लगती है और सारिन के पास उसके बारे में एक थ्योरी है। इस लनत के पीछे असलान में राजकुमारी है जो एक काले जादू के रिश्ते से सोर्टो को अपनी गुड्डी बनाना की कोशिश कर रही है। लेकिन अकीरा वहां ठीक वक्त पर पहुंच जाता है और वो जादू का क्रिस्टल तोड़ देता है जो वो रिश्ते करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राजकुमारी गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि उसने बिना उसकी इजाजत के एक औरत के कमरे में कैसे कदम रखा, और अकीरा सीधा अपनी तलवार उसकी तरफ करके कहता है कि जो औरत दूसरों पर लनत डालती है वो औरत नहीं होती। वो उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, और राजकुमारी जवाब देती है कि ये सब राजा की खातिर है। अकीरा पूछता है कि वो राजा की बात क्यों मान रही है, और राजकुमारी उसी बात को दोहराती है, आंखों में जिंदगी और सोच का कोई निशान नहीं। अकीरा ये भी भाप लेता है और कमरे से निकल जाता है। लेकिन राजकुमारी के पास और भी जादू के क्रिस्टल्स हैं जो वो बाकी बच्चों पर लनत डालने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रही है। इसी बीच अकीरा वो क्रिस्टल सारिन के पास ले जाता है और उसे बताता है कि वो राजकुमारी के बारे में सही था जो सोर्टो पर लनत डाल रही थी। लगता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सारिन कहता है कि उसने अभी तक अपनी बुरी हरकतें नहीं छोड़ी है। वो अकीरा से पूछता है कि क्या उसने राजकुमारी को अपना चेहरा दिखाया, और वो हाँ में जवाब देता है। कहता है कि वो उससे ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन वो अपने अल्फाज में ज्यादा माहिर नहीं थी। सारिन जवाब देता है कि राजकुमारी अभी राजा की एक गुड्डी से ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर अकीरा को कहता है कि आज रात महल के अंदर ना सोए। अकीरा इस वजह के बारे में जानना चाहता है और सारिन समझाता है कि राजकुमारी किसी पर भी लनत डाल सकती है, लेकिन उसे नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी स्टेटस उस पर जाहिर नहीं की। मतलब वो उसे मारने की कोशिश करेगी, और सारिन चाहता है कि वो महल से दूर रहे। अकीरा पूछता है कि क्या वो उसे लापरवाही से अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं डांट देगा, और कमांडर जवाब देता है कि टीनेजर्स को ऐसा ही बेबक और लापरवाह होना चाहिए, और उन्हें कवर करना बेड लोगों जैसे उसका काम है। अगली सुबह अकीरा महल से आई एक हलचल की आवाज सुन के उठता है और वहां पहुंचने पर पाता है कि एक बड़ा सा भीड़ इकट्ठा है। वो नोटिस करता है कि सोर्टो लनत से आजाद हो गया है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सोर्टो जवाब देता है कि सारिन मर गया है, और अकीरा ये खबर हजम नहीं कर पाता। वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़ा जाता है और सारिन की लाश को जमीन पर देख जाता है, जिसमें उसके दिल में एक खंजर घोंसा हुआ है। अकीरा अपने इस दुनिया के अकेले दोस्त को खो दीन पा टूट जाता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स यूज कहते हैं कि नाटक बंद करो, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वही कातिल है। वो बताते हैं कि सारिन को मारने के लिए जो खंजर इस्तेमाल किया गया वो उसका है, और अकीरा उन्हें याद दिलाता है कि उसका खंजर मिनटोर से लड़ाई में टूट गया था। लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो सब यूज शेडी और ना भरोसे योग्य होने का इल्जाम लगाते हैं जब से वो सब यहाँ आए हैं। अकीरा सोचता है कि क्या वो सब राजकुमारी की लनत के असर में है,
और वो सही साबित होता है इस तरह जिस तरह वो सब उसे दोषा देते हैं। सिर्फ सोर्टो उसके हाथ में बोलता है, कहता है कि उन्हें मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। लेकिन राजा का फरमान आता है कि अकीरा को उनके प्यारे कमांडर की हत्या के जुर्म में फांसी दी जाएगी। वो अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन अकीरा एक स्किल इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी छुपा लेता है और बिना किसी नुकसान के निकल जाता है। जब राजा अपने फौज को महल में हर जगह तलाश करने भेजता है, अकीरा गिल के पास जाता है जो बताता है कि एलीट असैसिनेशन यूनिट ने सीधे राजा के हुक्म पर सारिन को मारा। असैसिनेशन स्क्वाड उसके पीछे भी है, लेकिन सारिन ने ये पहले से भाप लिया था और उसने अपने कमरे में सफर की जरूरत की चीजें तैयार कर रखी थी। गिल अकीरा को सामान ले जाने और भाग जाने को कहता है और वो वाइस कमांडर का शुक्रिया अदा करने के बाद सारिन के कमरे की तरफ दौड़ा जाता है सामान उठाने के लिए, लेकिन जल्दी में एक छोटा सा थैला छोड़ देता है। रात में राजा इस बात की चर्चा करता है कि सारिन सोचे से कहीं ज्यादा आसानी से खत्म हो गया और अब कोई नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। राजकुमारी उसे बताती है कि हीरो के अलावा बाकी सारे बच्चों का ब्रेन वॉश मुकम्मल हो गया है और अब उन्हें बस एक वजह चाहिए जिसकी मतल में पड़ोसी रियासतों से जंग शुरू की जा सके। राजा ये सुनकर खुश होता है और राजकुमारी को अकीरा के पीछे असैसिन्स भेजने को कहता है ताकि वो इतनी देर तक जिंदा न रहे कि उनके लिए खतरा बन सके। इसी बीच अकीरा डंजन में छुपा हुआ है क्योंकि सारिन ने एक बार उसे बताया था कि ये जगह पीछा करने वालों से बचने के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन यहाँ साफ पीने का पानी नहीं है। डंजन अपनी स्किल्स लेवल अप करने और बेहतर होने के लिए भी सबसे अच्छी जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। सारिन ने अकीरा को चेतावनी दी थी कि उसकी प्रेजेंस कंसीलिंग स्किल भी यूज हाई लेवल मॉन्स्टर्स से नहीं बचा सकती जिनकी सेंसिंग बहुत तेज होती है, लेकिन अगर वो काफी लेवल अप कर ले तो वो अपनी खुशबू और यहाँ तक कि अपना जिस्म का टेम्परेचर भी मिटा सकता है ताकि तकरीबन किसी को भी धोखा दे सके। उनकी बातों पर अमल करते हुए अकीरा डंजन में गहराई में उतारता जाता है, फ्लेम हाउंड्स जैसी ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ता है जो मरने पा ब्लास्ट हो जाते हैं। अकीरा को याद आता है कि सारिन ने एक बार उसे बताया था कि लेवल 100 तक पहुंचने के बाद हर किसी को एक खास स्किल मिलती है और ये उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। डंजन के बॉसेस को हराना तजुर्बा हासिल करने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन ये एक ऐसी जिंदगी और मौत की लड़ाई भी है जिसे एक बार शुरू होने के बाद भागना मुमकिन नहीं। अकीरा इतनी जल्दी ताकतवर होने के लिए हर कीमत पर तैयार है और फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वो बॉस रूम में दाखिल होता है जहां एक देवकाय शैतान शेर उसका इंतजार कर रहा होता है। शेर वाला मॉन्स्टर फौरन स्पाई हमला शुरू कर देता है और अकीरा सब कुछ बचता रहता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि मॉन्स्टर की पूंछ एक सांप है जो जहर युगल सकता है क्योंकि वो जहर की चैपेट में आ जाता है। मॉन्स्टर उससे अपने पंजे से घोंप देता है। अकीरा महसूस करता है कि वो अभी भी जिंदा है तो ये उसकी किस्मत है, लेकिन वो अभी हारने का इरादा नहीं रखता जब शेर यूज डोर फेंक देता है। अकीरा पूरा डैम लगाने का फैसला करता है और अपना शैडो मैजिक अनलीश करता है। अंधेरों के कांटे फौरन मॉन्स्टर को छेड़ देते हैं और उसे तोड़ते हैं, लेकिन अकीरा ज्यादा देर तक आयसी काबू में नहीं रख सकता और बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके अंदर से एक मर्दाना आवाज आती है, कहती है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया है तो शैडो मैजिक जॉर्डन एक्टिवेट की जाएगी। साया तेजी से उसके जिस्म के पास आता है और हीलिंग मोड में चला जाता है। अपने शैडो मैजिक में जामा मना का इस्तेमाल करते हुए उसकी जख्मों को ठीक करता है। वापस महल में सोर्टो अपने क्लासमेट्स को कहता है कि उन्हें अब शैतान के सरदार को हराने के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसे कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि नाइट कमांडर अभी अभी मर गया। सोर्टो जिद करता है कि उन्हें अभी चलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर बच्चे लनत के असर में हैं और उसे कहते हैं कि ये बेकार है। सोर्टो फरमाता है कि वो इस सूरत में अकेले चला जाएगा, लेकिन खुशकिस्मत से कुछ लोग हैं जो उसके साथ आने के लिए तैयार है। सोर्टो समझ नहीं पाता कि वो लनत के बावजूद उसके साथ क्यों चलना चाहते हैं, लेकिन वो यकीन रखते हैं कि उन्होंने अपनी लनत से छुटकारा पा लिया है। एन्चांटर कहती है कि वो लनत वाले और आम लोगों में फर्क कर सकती है और वो यकीन रखती है कि यहाँ हर कोई लनत से आजाद है। लांबा स्वॉर्ड्समैन असर इसका क्रेडिट लेता है, कहता है कि उसे एक अनजान कमरे में कुछ अजीब क्रिस्टल्स काटने की धुंधली याद है। यूज याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा या उससे एक सैमुराई तलवार कैसे मिली, लेकिन उसके बाद से कुछ बच्चे लनत से आजाद हुए। वो निकला गिल था जिसने ये मुमकिन बनाया। उसकी सजेशन स्किल किसी भी लनत से ज्यादा ताकतवर है जब बात अपने टारगेट को एक साधा सा काम करवाने की हो। वो खुश है कि वो कम से कम कुछ बच्चों को बचा सका क्योंकि ये सारिन का आखिरी हुक्म था और अब वो उन्हें उनके सफर के लिए सिर्फ खुशकिस्मत ही दे सकता है। इसी बीच असाही सोचता है कि उन्हें जल्द से जल्द अकीरा के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि वो अकेला था जो सच जानता था जब वो सब लनत के असर में थे। यूज वो वक्त याद आता है असली दुनिया का जब उसने अकीरा को एक रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए पाया था। अकीरा ने उसे ये राज रखने को कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स और उसकी छोटी बहन को उसकी नौकरी के बारे में पता चले, और असाही को कोई मसला नहीं था उससे। जब वो अपनी बहनों के बारे में बात करने लगे उन्हें पता चला कि दोनों लड़कियां पक्की सहेली है और इसे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकत रखने की वजह मिल गई। वापस डंजन में अकीरा भी उसी वाकई के सपने देखते हुए जाग उठता है और सोचता है कि काश असह ठीक हो। अचानक वो नोटिस करता है कि उसका जिस्म उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था और अपनी स्टेटस खोलने पर पाता है कि उसकी स्टैट्स बढ़ गई है और उसकी एचपी फुल हो गई है। इतना ही नहीं, उसकी शैडो मैजिक स्किल लेवल अप हो गई है। जबायक उसने आईएसी सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था और वो समझ नहीं पता कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है और वो डंजन में और गहराई में जाते रहने का फैसला करता है। वो जल्दी ही डंजन के 75वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और एक स्लाइम मॉन्स्टर फौरन यूज अटैक करता है।
अकीरा हैरान होता है कि निचले मंजिल पास स्लाइम क्यों है और फौरन उसे काट देता है और हैरानी की बात यह है कि मॉन्स्टर की बच्चे से एक खूबसूरत एल्फ लड़की निकल आती है। अकीरा इसे देखकर अजीब महसूस करता है और वो वर्ल्ड आई नाम की स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है जो उसे पहले कभी मौका नहीं मिला। जिस पाल वो ये स्किल इस्तेमाल करता है उसे बहुत सी दर्दनाक चीजें दिखती है जो तकरीबन उसे उल्टी करवा देती है, लेकिन वो स्किल को कैंसिल कर देता है इसके नए मालूमात से उसका दिमाग ओवरलोड होने से पहले। तभी एल्फ लड़की अमीलिया जाग उठती है और अकीरा पूछता है कि वो ठीक है। वो जवाब देती है कि ठीक है, लेकिन अकीरा उसे सच नहीं मानता क्योंकि उसने पहले उसकी स्टेटस देखी थी और पाया था कि उसकी एचपी पहले सिर्फ 2% तक गिर गई थी। वो ये भी जानता है कि अमीलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है और वो पहले हाई यूज पार इस्तेमाल कर चुकी है। वो उसे उसके नाम से बुलाती है और पूछती है ये जगह कैसी है और वो उसे बताता है कि ये एक डंजन है जहां वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। वो फिर उसे ये लेक्चर डीन लगता है कि दूसरों की स्टेटस पर नजर रखना अच्छे आदत नहीं है, लेकिन वो अचानक उसके बाहों में गिर जाती है। अकीरा पाता है कि उसे बुखार है और वो यूज 75वीं मंजिल से 69वीं मंजिल पर ले जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। अमीलिया जाग के हैरांगी में उठ बैठती है, लेकिन अकीरा उसे पानी पीने को कहता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। फिर वो उसे खिचड़ी देता है और वो पूछती है कि वो यूज 75वीं मंजिल से 69वीं मंजिल पर क्यों लाया। अकीरा जवाब देता है कि पानी का सबसे करीब जरिया यही था और फिर उसे आराम करने को कहता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है उससे बचाने के लिए और फिर जाहिर करती है कि वो एक राजकुमारी है, लेकिन अकीरा को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं। कुछ वक्त बाद अमीलिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और अकीरा के साथ उसके सफर में शामिल हो जाती है जब वो डंजन के 80वीं मंजिल पर पहुंचता है। वो लड़ाई में अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसकी मदद करती है, लेकिन वो खतारे में उसके पीछे पीछे आने से खास खुश नहीं है। अमीलिया यूज बताती है कि वो उसी रास्ते जा रही है और फिर प्योरी इत्तेमिनत से फरमाती है कि वो अपना ख्याल रखने में काफी ताकतवर है। अकीरा के पास अब उसे साथ ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं और जल्दी ही वो बॉस रूम में दाखिल होते हैं जहां एक दर्दनाक अजदहा उन्हें मारने के लिए तैयार खड़ा है। अजदहा फौरन उनकी तरफ नीली आंख फूंकता है, लेकिन वो इसे बाक जाते हैं। अकीरा अपनी मौजूदगी छुपा लेता है जबकि अमीलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से अजदाहे को दबा करती है उसे हमला करने का मौका देते हुए, लेकिन अजदहा उसे अपनी अनदेखाई के बावजूद आते हुए देख लेता है और यूज डोर मार देता है। अमीलिया अकीरा पर चिल्लाती है कि अजदहा उसे उसकी मना के जरिए सेंस कर रहा है और यूज आसपास की मना में घोल डीन को कहती है। अकीरा ने अभी तक ये करना नहीं सीखा, तो वो वैसे ही लड़ने का फैसला करता है जैसे हमेशा करता है। वो शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और अजदाहे की तरफ एक अकेला अंधेरा कांटा भेजता है, उसका चेहरा जख्मी करता है और उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी तलवार से अजदाहे की आंख में घोंप देता है। अमीलिया उसके बेबक लड़ने के तरीके से बहुत मुतासिर होती है, लेकिन जब वो उसकी पावर्स की तफसील जानने वाली होती है अजदाहे का जिस्म चमकने लगता है, उन्हें दोनों हैरा करके अजदहा एक देवकाय नीली बिल्ली में बादल जाता है और ना अकीरा और ना हाय अमीलिया समझ पाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अमीलिया अपनी वर्ल्ड आई स्किल इस्तेमाल करती है और पाती है कि बिल्ली एक शेप शिफ्टर है, इस तरह वो अजदाहे में बदला। ये सब उसे अब समझ आ जाता है क्योंकि एक असली अजदहा उस बिल्ली से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल होता। अकीरा इस बात से मुतासिर होता है कि अमीलिया कितनी आसानी से अपनी वर्ल्ड आई इस्तेमाल करती है और वो पूछती है कि वो खुद इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करता। यूज याद आता है कि पिछली बार स्किल को इस्तेमाल करते वक्त उसका दिमाग तकरीबन फट गया था और उसका मानना है कि ये इसलिए था क्योंकि इसके सही से इस्तेमाल के लिए उसका लेवल बहुत कम था। लेकिन अमीलिया का मानना है कि अकीरा स्किल को रिजेक्ट कर रहा है और यही वजह है कि उसे इसे मुश्किल हो रही है। तभी काली बिल्ली जाग उठती है और बात करने लगती है। वो निराश होती है कि वो एक इंसान और एक एल्फ से हार गया जबायक वो सिर्फ मैच के लिए अजदाहे में बदला था। अकीरा उस बात करने वाली मॉन्स्टर बिल्ली को देखकर हैरांगी में रह जाता है और वो उसकी इस हरकत से नाराज हो जाती है। वो उसे किसी भी आम सोच के किसी भी छोटे लेवल के मॉन्स्टर की तरह ना समझने को कहती है क्योंकि वो शैतान के सरदार खुद के बनाए हुए एक बेहतर जहां की मालिक है। अकीरा जवाब देता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरी वार के बाद बिल्ली वापस लड़ नहीं सकती। काली बिल्ली मरने की परवाह नहीं करती, लेकिन मरने से पहले अकीरा के लिए एक पैगाम है। वो खादी होती है और एक दर्दनाक ऑरा फैलाती है। अकीरा को बताती है कि शैतान का सरदार अपने लिए इंतजार कर रहा है अपने कायल में जो शैतान के ज्वालामुखी महाद्वीप की गहराइयों में स्थित है। वो पैगाम अकीरा को शक में डाल देता है और वो पूछता है कि शैतान के सरदार को उसके बारे में कैसे पता है और वो उसे अपने कायल में क्यों बुला रहा है। काली बिल्ली जवाब देती है कि शैतान का सरदार उसकी समझ से पैर एक हस्ती है, तो वो उसे इसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। वो फिर जमीन पर लेट जाती है। अकीरा को